मंदिरा की बड़ी बहू सोनल और छोटी बहू नेहा में बहुत अच्छी दोस्ती होती है। सोनल, नेहा, हमारे घर में तुम दोनों के कारण ही रौनक है। तुम दोनों तो सही मायने में इस घर की लक्ष्मी हो। मंदिरा ने बिल्कुल सही कहा। ये घर अगर फला फूला है तो उसके पीछे तुम दोनों का ही हाथ है। तुम दोनों के आने से पहले सब कुछ एकदम ठीक ही था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद घर में रौनक आ गई। अरे तुम दोनों ने जिस प्रकार इस घर को संभाला है ना, वो वाकई में काबिले तारीफ है। बाबूजी, ये सब मैंने अकेली ने नहीं किया है। नेहा का ज्यादा हाथ है इसमें। लेकिन दीदी, मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है ना, वो सब आपसे ही सीखा है। और ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि बाबूजी की बात का पूरा श्रेय आपको ही जाता है, मुझे नहीं। शुक्रिया नेहा। चलो, अब जल्दी से शाम के खाने की तैयारियां करते हैं। मैं आटा गूंद देती हूँ, तब तक तुम चावल चढ़ा दो। अरे नहीं दीदी, आप आटा मत गूंदो। आपकी उंगली पर चोट आई थी ना, और वो अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। इसीलिए आटा मैं गूंद देती हूँ। आप बस थोड़ी थोड़ी मदद करना। जब तक आपका हाथ ठीक नहीं हो जाता, तब तक ज्यादातर काम मैं ही कर लूंगी। सोनल और नेहा के बीच में इतना प्यार देखकर मंदिरा को बहुत खुशी मिलती है। फिर एक दिन, ये लो सोनल, तुम ये मेथी साफ करो, तब तक मैं बाकी की सब्जियां साफ करती हूँ। ठीक है। वैसे माँ जी, मैं अगले मंगलवार को अपने मायके जा रही हूँ। वो मेरी सहेली रोहिणी की बहन की सगाई है ना, इसीलिए। ठीक है बहू, कोई बात नहीं। अभी मायके जा रही है तो थोड़े दिन के लिए आराम भी करके आना। हाँ माँ जी, उस दिन चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी सहेली के फंक्शन में जाकर ही रहूंगी, क्योंकि उससे मिले हुए मुझे बहुत ज्यादा टाइम हुआ है और उससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। अरे ये क्या, 5 दिन पहले ही मैंने दीदी को बताया था कि मेरा आने वाले मंगलवार को जन्मदिन है, लेकिन उसके बावजूद भी दीदी अपने मायके जा रही है और मुझे छोड़कर वो अपनी सहेली और उसकी बहन को ज्यादा महत्व दे रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि दीदी इतनी बुरी निकलेगी। सोनल की बातों का नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो उदास हो जाती है, और वो उसके जन्मदिन के दिन पर मायके चली जाती है। और जब मायके जाने के बाद उसे सोनल का फोन कॉल आता है, तभी वो उसका कॉल उठाती ही नहीं। हम्म, अभी ये सारी फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है? सब कुछ दिखावा है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और इसीलिए मैं इनके कॉल उठाऊंगी ही नहीं। अब तो मुझे घर वालों से भी कोई बात नहीं करनी। फिर मायके से लौटने के बाद नेहा आकर्ष के साथ ट्रिप पर चली जाती है, और ये बात सोनल को पता ना होने के कारण वो सबके लिए खाना बनाती है। अरे सोनल बहू, तूने ये इतना सारा खाना क्यों बनाया है? आकर्ष और नेहा तो बाहर 2 दिन के लिए गए हैं, तो फिर उनका खाना तूने क्यों बनाया है? क्या वो 2 दिन के लिए बाहर चले गए? लेकिन ऐसे अचानक कैसे, वो भी बिना बताए? पता नहीं बहू, मायके जाने से पहले भी हमने उसे कहा था कि यहीं पर रुक जा, हम तेरा जन्मदिन यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुकी। और अब मायके से वापस आने के बाद भी वो तुरंत आकर्ष के साथ बाहर चली गई। ये अचानक से क्या हो गया है नेहा को? मायके जाने के बाद से उसने तो मेरा फोन भी नहीं उठाया। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मायके जाकर वो बिजी हो गई होगी, इसीलिए फोन उठाया नहीं होगा। लेकिन 2 दिन होने के बाद जब आकर्ष और नेहा घर लौटते हैं, तब सोनल ध्यान देती है कि नेहा उससे काफी कटी कटी सी रहने लगी है। अरे नेहा, क्या हुआ है तुम्हें? जब से तुम अपने मायके गई हो, तब से तुमने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की है। बस मेरा किसी से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और हाँ, आप मेरे कमरे की सफाई भी मत करना। मैं अपने कमरे में झाड़ू पोछा खुद से लगा लूंगी। लेकिन नेहा नेहा सोनल की कोई बात नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। माँ जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है।
हाँ बहू, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिनों से इसका बर्ताव काफी बदल चुका है। शायद थकान के कारण हो सकता है। एक बार फिर से सोनल अपनी तरफ से नेहा से बात करने की पूरी कोशिश करती है, पर नेहा तो उससे टेढ़े मुंह ही बात करती है और उसे हमेशा इग्नोर करती रहती है, जिस कारण सोनल को भी अब गुस्सा आने लगता है। अरे सोनल, क्या हो गया है तुम्हें? आज तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों लग रहा है? उस नेहा की वजह से। बहुत हो गया उसका नाटक। अब तो मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। रिश्ते और उम्र में बड़ी होने के बावजूद भी मैंने उससे अच्छे से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने तो घमंडी बनकर हर वक्त मुझे इग्नोर किया है। क्या? लेकिन तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है जो वो तुमसे ऐसा बर्ताव कर रही है? भगवान ही जाने वेदांत, लेकिन अब उसकी बचकानी हरकतें मैं और नहीं बर्दाश्त करने वाली। अब वो मुझसे जिस तरह से पेश आएगी, मैं भी उससे उसी तरह से पेश आऊंगी। उसका ये ड्रामा अब मैं बिल्कुल सहन नहीं करने वाली। दोनों देवरानी और जेठानी की तकरार अब बढ़ जाती है। वो दोनों तो एक दूसरे के काम भी बांट लेती है और हर वक्त बस गुस्से में ही रहती है। और अब उन दोनों की तकरार की वजह से घर वालों पर भी बुरा असर पड़ने लगता है। ओ गॉड सोनल भाभी, आपने हमारे कमरे की सफाई की थी ना, तो आपने मेरा लैपटॉप कहाँ पर रख दिया? उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स थी और मुझे अभी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब मैं क्या करूँ भाभी? देखिए देवर जी, मैंने आपके लैपटॉप को नहीं देखा है और ना ही मैंने आपके कमरे की सफाई की है। आप अपनी धर्मपत्नी को ही पूछ लो, वही करती है आपके कमरे की सफाई। हाँ आकर्ष, मैंने ही हमारे कमरे की सफाई की है, लेकिन पता नहीं मैंने तुम्हारा लैपटॉप कहाँ पर रख दिया। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। नेहा बहू, अरे तुम 26 साल की होकर भी 10 साल की बच्ची की तरह बात कर रही हो। ऐसे थोड़ी ना होता है। आज तुम्हारी वजह से लैपटॉप खोया है, कल को उससे कुछ ज्यादा कीमती सामान खो गया तो तब क्या करेंगे हम? माँ बिल्कुल सही कह रही है नेहा। अरे थोड़ी तो जिम्मेदार बनो। ये सब तुम्हारे और भाभी के कामों को बांटने के कारण ही हुआ है, वरना अगर भाभी आज सफाई करती ना तो ये सब होता ही नहीं, क्योंकि वो सारे काम ठीक से करती है। ना जाने इन दोनों को क्या हुआ है, आखिर अपने नाक पर किस बात का गुस्सा लेकर बैठी है क्या पता। तभी वहां पर लैपटॉप लेकर वेदांत आता है। ये रहा तुम्हारा लैपटॉप आकर्ष। ये लैपटॉप नेहा ने मेरे कमरे में रख दिया था। हे भगवान, आई एम रियली सॉरी वेदांत भाई साहब। मुझे लगा कि वो आपका लैपटॉप है। तुम्हारा तो कुछ नहीं होने वाला नेहा। तुमसे तो बस रूठना और नखरेबाजी करा लो, उसी में तुम माहिर हो। बस करो आकर्ष। अरे कब से बोले जा रही हो और मैं भी चुपचाप सुनती जा रही हूँ। अरे हद होती है यार। और तुम्हें अगर कुछ पता नहीं है तो कुछ बोलो भी मत। और मुझे कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं ऐसे जानबूझकर बिहेव करूंगी। और मैं कोई छोटी बच्ची भी नहीं हूँ। मुझे सब समझ आता है। मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। और जाओ, अपने सारे काम अपनी भाभी से ही करवाओ और उनके ही गुणगान गाते बैठो। इस तरह नेहा अपना सारा गुस्सा आकर्ष पर निकालती है और मुंह फुलाकर वहां से निकल जाती है। हे भगवान, ना जाने इस लड़की को आखिर क्या हो गया है। जब देखो तब गुस्से में ही रहती है। फिर एक दिन जब घर में सोनल अकेली होती है, तभी नेहा की सहेली ऋषिका आती है। हाय सोनल दी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ ऋषिका, तुम कैसी हो? एकदम मस्त दी। अच्छा नेहा कहाँ पर है? अरे वो तो घर पर नहीं है, वो माँ जी के साथ बाजार में गई है। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो फिर मैं यही रुककर उसका इंतजार करती हूँ। अरे नहीं ऋषिका, अभी तुम यहाँ पर मत रुको, तुम बाद में क्यों नहीं आती? लेकिन दी, सोनल दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देती है। सही किया मैंने। जब नेहा मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करेगी तो मैं क्यों उसकी सहेली से ठीक से बात करूं? फालतू का गुस्सा सिर्फ उसे ही नहीं आता, मुझे भी आ सकता है। वो ही आए
और करे अपनी सहेली की मेहमान नवाजी। मैंने सबको संभालने का कोई ठेका नहीं लेकर रखा है। फिर जब नेहा को इस बारे में पता चलता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है। दीदी, आप इतने बुज़दिल और कठोर कैसे हो सकती हो? ये आपने बहुत गलत किया है। अरे कम से कम इंसानियत के नाते तो मेरी सहेली से ठीक से बात कर लेती। लेकिन ठीक से बात करना तो दूर की बात है, आपने तो उसे घर के अंदर भी नहीं आने दिया। यही है क्या आपके संस्कार? ओ हेलो, मेरे संस्कार निकालने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारे मुंह से यह संस्कार वाला शब्द शोभा नहीं देता। और रही बात तुम्हारे सहेली को घर के अंदर ना लेने की, तो मेरे पास इतना फ्री का टाइम नहीं था जो मैं अपने जरूरी काम को छोड़कर तुम्हारी सहेली को एंटरटेन करूं। इसीलिए मैंने उसे भगा दिया। अरे मैं ही गलत थी जो आपको अच्छा समझ बैठी, लेकिन नहीं, आप तो एकदम बुरी निकली। सेम टू यू नेहा, तुम्हें ही घमंड चढ़ गया था। मैंने अपनी तरफ से बात करने की पूरी कोशिश की थी, पर आई एम सॉरी, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम जैसे पागल के नखरे झेलूं। तभी वहां पर मंदिरा आती है। अरे बहुओं, ये तुम दोनों को आखिर क्या हो गया है? अरे तुम दोनों के इस झगड़े के कारण अंदर गैस पर खाना जल रहा है। अब जाओ, उसे पहले संभालो, बेवकूफ कहीं की। सोनल और नेहा के बीच का ये कोल्ड वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और इस कारण रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। फिर एक दिन जब मंदिरा अपने मायके गई होती है तभी वो दोनों खूब झगड़ती है और इस झगड़े के चलते वो दोनों अपने ससुर को दवाई देना भूल जाती है और डोज मिस होने के कारण प्रभात बेहोश हो जाता है। ये सब क्या है? आइंदा से इनका ध्यान रखिए। इनकी दवाई का एक भी डोज मिस नहीं होना चाहिए। अब मैंने इंजेक्शन दे दिया है और दवाई भी लिख दी है। अब इन्हें टाइम पर दवाई दे देना। ठीक है डॉक्टर। फिर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। देखा, अरे तुम दोनों की तकरार के कारण यहाँ मेरे घर में क्या क्या हो रहा है और आज तो हद ही हो गई। अरे तुम दोनों अपनी ये किटकिट के कारण एक दिन अपने ससुराल को बर्बाद करके रख दोगी। माफ करना माँ जी। हाँ माँ जी, आई एम रियली सॉरी। अरे क्या सॉरी? मैंने तुम दोनों को 1000 बार समझाया है कि आपस में प्यार से रहो। एक समय था जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितने प्यार से रहती थी, लेकिन आज देखो, अरे ये सब क्या चल रहा है? आज तो तुम दोनों को मुझे बताना ही होगा कि तुम दोनों के बीच में आखिर क्या प्रॉब्लम है। क्यों नहीं करती एक दूसरे से बात? और नेहा, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, मायके के आने के बाद से तेरा बर्ताव काफी बदल चुका है। अब बता मुझे, आखिर तुझे हो क्या गया है? ठीक है माँ जी, अगर आपको सुनना ही है तो सुनिए। मेरे जन्मदिन के बारे में मैंने दीदी को पहले से ही बता कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें तो अपनी सहेली की बहन की सगाई महत्वपूर्ण थी और इसी के कारण मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया और मैं अपने मायके चली गई। क्या तुम उस कारण मेरे से खफा थी नेहा? हाँ। हे भगवान, अरे बाबा, मैंने वो बात मजाक में कही थी ताकि तुम्हें ये लगे कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे और लास्ट मिनट पर तुम्हें सरप्राइज मिले। इनफैक्ट हमने तुम्हारे लिए कुछ प्लान भी करके रखा था, लेकिन तुमने तो किसी के भी फोन नहीं उठाए और हमें ये लगा कि तुम अपने मायके वालों के साथ कहीं बाहर गई हो। हे भगवान, सच में तुम दोनों तो एक नंबर की गधी हो। इसका मतलब आपने वो सब मुझे बस सरप्राइज देने के लिए बोला था? हाँ पगली, और तुमने मेरे उस बात को सच मान लिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी उस बात से इतनी निराश हो। ओह गॉड दीदी, आई एम रियली सॉरी। मुझे गलत फहमी हो गई थी और उसी के चक्कर में मैंने अपना बर्थडे भी खराब कर दिया और साथ ही आपसे झगड़कर मैंने ना जाने कितने सारे रायते फैला दिए। कोई बात नहीं नेहा, लेकिन तुम्हें अब समझदार बनना होगा। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है
रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें संभाल कर रखना होगा। और अगर तुम इतनी इमैच्योर रहोगी तो हर कोई तुमसे दूर हो जाएगा। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब मैं अपनी इस आदत को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी और रिश्ते के साथ साथ जीवन के हर काम में समझदार बनूंगी। इस तरह अंत में दोनों के बीच की तकरार मिट जाती है और वो दोनों फिर से एक साथ खुशी से रहने लगती है। नेहा अपनी सास मनोरमा, ससुर संजीव और पति साहिल के साथ रहती है। नेहा एक जॉब करती है, हालांकि उसकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी उसे अपने पैसों का बहुत घमंड होता है। एक दिन की बात है। अरे बेशरम बददिमाग बहू, नहाने के बाद गीजर के तेरी अम्मा आकर बंद करेगी क्या? मेरे घर के बाहर कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है जिस पे से पैसे निकालकर मैं जितना चाहे उतना खर्चा कर सकूं। तेरी इस लापरवाही के कारण बिजली कितनी वेस्ट होती है पता भी है क्या तुझे? ओफो माँ जी, क्यों सुबह सुबह बहस कर रही हो आप? मुझे अभी ऑफिस जाना है, तो प्लीज आप शुरू मत हो जाइए। और हो गई गलती, इसके लिए आप मेरी जान लोगी क्या? अरे काहे की गलती? आज ये तीसरी या चौथी बार हो गया है, और अगर ऐसे ही तू बिजली को वेस्ट करती रही तो कैसे चलेगा? देखिए माँ जी, मुझे इतना मत सुनाइए। मैं यहाँ पर कोई फोकट में नहीं बैठी हूँ। मैं भी काम करके पैसे लाती हूँ घर में। भर दूंगी आपके बिजली के एक्स्ट्रा पैसे, लेकिन प्लीज अब मेरा आप सर मत खाइए। अरे अपने पैसों का ज्यादा रोब मत जमा। तेरे चंद पैसों से पूरा घर नहीं चलता है। अगर तू काम करती है तो तेरा पति और तेरे ससुर भी काम करते हैं। जरा अपने पैसों की कीमत करना सीख। देखिए, अगर मेरे काम करने से पूरा घर नहीं चलता तो फिर मेरी एक गलती से आपका लाखों का नुकसान भी नहीं होने वाला। अब फालतू की बहस मत करो मेरे साथ। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। सुबह सुबह बहस करके पनौती मत लगाइए मेरे पीछे। फिर नेहा मुंह बनाते हुए ऑफिस के लिए निकल जाती है। फिर एक दिन जब नेहा को अपनी नई स्कूटी का ईएमआई भरना होता है, तभी उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं और फिर वो अपने पति साहिल से पैसे मांगती है। साहिल, पिछले महीने में मैं 4 दिन ऑफ पे थी ना, इसीलिए सैलरी में से पैसे कट गए मेरे, और बहुत ही थोड़ी सैलरी आई है, और ऐसे में मुझे अभी ईएमआई भरना है और उसके लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। प्लीज साहिल, इस बार की ईएमआई के लिए मुझे पैसे दे दो ना। अरे नेहा, तुम तो जानती ही हो ना मेरे ऊपर कितने सारे खर्चों की जिम्मेदारी है। ऐसे में इस बार तो कुछ ज्यादा ही खर्चे हैं। आई एम रियली सॉरी नेहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। बहाने मत दो साहिल, मैं सब जानती हूँ। अरे इतने सारे पैसे कमाते हो, फिर भी अपनी बीवी को देने के लिए तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है। अरे इतने सारे पैसा जमा करके कोई ताजमहल बांधने वाले हो क्या? पति होकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। अरे वो तो अच्छा है कि मैं भी कमाती हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ी फार सेविंग भी की है। उसी में से पैसे निकालूंगी मैं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। ऐसे मत कहो नेहा, तुम्हारी हर एक चीज के लिए मैंने हाँ कहा है। पिछले कुछ महीनों से थोड़ी तंगी चल रही है, तो तुम भी थोड़ा समझ कर लो ना। हर बात में बस अपने जहरीले ताने देती रहती हो और कुछ नहीं आता तुम्हें। मैं तुम्हें कोई जहरीले ताने वाने नहीं देती, बल्कि मैं तो सच कहती हूँ, और सच हमेशा कड़वा होता है। इसीलिए तुम इतना तिलमिला जाते हो। अपने पैसों पर इतना गुरूर मत करो नेहा। अरे तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। हाँ तो आखिर किया ही क्या है तुमने मेरे लिए? और अब मुझे तुम्हारी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पैसों से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। मेरे पास अपने हक के पैसे हैं,
तुमसे कोई मदद नहीं मांगूंगी मैं अब। देख लिया मैंने तुम्हें कि तुम कितने अच्छे और कितने नालायक हो। फिर नेहा साहिल से बातचीत करना कम कर देती है। ऐसे ही एक दिन नेहा की ननंद अवनीत ससुराल से अपने मायके आती है। अरे वाह नेहा भाभी, आपकी पर्स तो बहुत ही सुंदर है। कहाँ से खरीदी आपने? इसका कलर तो वाकई में अच्छा है। हाँ अवनीत, सही कहा तुमने। अरे ये बैग बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत टाइम से लेनी थी मुझे और फाइनली मैंने इसे अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा है और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है भाभी, चलो अच्छा है, मैं भी नीरज से बोलूंगी कि मुझे भी सेम ऐसी ही बैग दिलाए। ओफो अवनीत, अरे क्या फायदा तुम्हारा इतना पढ़ी लिखी होकर जब ऐसे छोटे मोटे खर्चों के लिए हर बार अपने पति के सामने हाथ फैलाना पड़े। सच में अवनीत, अरे मैं तो ये कहती हूँ कि हर एक हाउसवाइफ को जॉब करना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए। इंडिपेंडेंट होने का मजा ही कुछ और है। मैं तो किसी से कुछ भी नहीं मांगती, उल्टा मैं ही घर में पैसे देती हूँ। पूछो अपनी माँ से। अरे पैसे देती है तो कोई उपकार नहीं करती, अब तक 1000 बार सुना चुकी है, बेवकूफ कहीं की। देखिए भाभी, हाउसवाइफ बनकर घर पर रहना और जॉब पर जाना ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। शादी के पहले मैं भी जॉब करती थी, लेकिन अभी मेरी लाइफ के साथ साथ मेरी प्रायोरिटीज भी बदल चुकी है। अगर आप जॉब करके घर में पैसे देती हो तो इट्स गुड फॉर यू, लेकिन इसमें इतना भाषण प्रवचन देने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मुझे हर चीज में आपसे ज्यादा समझ है, इसीलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये आप मुझे मत सिखाइए। अरे हाँ बाबा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, लेकिन तुम तो एकदम सिगड़ी की तरह भड़क गई। मैंने तो बस एवी ही कहा है। मुझे पता है भाभी, मैं भी तो एवी कह रही हूँ, क्या आप भी? अरे इसे तो बस डिंगे हाँकना आता है और कुछ नहीं आता। काम करके किस पर मेहरबानी करती है भगवान ही जाने। 100 चुड़ैल मरी होंगी तब ये खड़ूस और निर्लज्ज लड़की पैदा हुई होगी। क्या कहा माँ जी आपने? कुछ नहीं कहा मैंने, कान चेक करवा के अपना, आजकल कुछ ज्यादा ही बज रहे हैं तेरे कान। इस तरह अवनीत और मनोरमा नेहा को मुंह तोड़ जवाब देती है, जिससे नेहा की बोलती ही बंद हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब संजीव और मनोरमा की शादी की सालगिरह होती है, तभी नेहा उन दोनों को तोहफा देती है। सालगिरह मुबारक हो माँ जी पापा जी, आप दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहिए। धन्यवाद बहू। और माँ जी, मैं आपके बेटे की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। साहिल इतने पैसे कमाता है, लेकिन आज तक उसने मेरे माँ पापा के लिए एक तोहफा भी नहीं खरीदा। और मैं भले ही कम पैसे कमाती हूँ, लेकिन मैंने आप दोनों के लिए तोहफा लाया है। अरे नालायक लड़की, तू हमें कोई तोहफा दे रही है या कोई एहसान जता रही है? तेरा तोहफा ना मिलने से हम मर नहीं जाने वाले। अरे खुद को क्या समझती है क्या पता, दुनिया में केवल तू ही अकेले पैसे नहीं कमाती, पागल कहीं की। जब देखो तब डिंगे हाँकती रहती है। ओफो माँ जी, आप फिर से शुरू हो गई। अरे आज तो आपकी शादी की सालगिरह है, कम से कम आज तो शांत रहिए। और मैं जो सच है वही बता रही हूँ, थोड़ी ना कोई झूठ बोल रही हूँ। जाने दो मनोरमा, बहू आदत से मजबूर है। आज हमारी सालगिरह है, इसीलिए आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। फिर एक दिन उनके घर पर मनोरमा की सहेली हेतल आती है। अरे मनोरमा, मेरी बहू तो हर महीने घर पर पूरे 10,000 रुपए देती है, और तो और जॉब के साथ साथ घर के काम भी एकदम बखूबी संभालती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है।
वैसे कमाती तो मेरी बहू भी है, लेकिन उसकी सैलरी थोड़ी कम है ना, इसीलिए उससे जितना होता है वो उतना ही देती है। और रही बात काम की, तो काम के मामले में वो कभी कभार सारा काम कर लेती है, लेकिन कभी कभी मुझे भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। मनोरमा की ये बातें सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है। ये माँ जी भी ना, इन्हें तो बताना ही पड़ेगा। फिर हेतल के जाने के बाद नेहा अपनी सास पर बहुत गुस्सा करती है। माँ जी, आपको क्या जरूरत थी मेरी बुराई करने की? अरे कम ही सही, लेकिन मैं घर में 2 पैसे तो दे रही हूँ ना, तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम है क्या? अरे पागल औरत, मैंने तेरी कोई बुराई नहीं की, जो सच है वही बताया है। पहले जरा ध्यान से सुना कर, फिर बोला कर। अपने ही मन में ख्याली पुलाव बनाती रहती है, पागल कहीं की। अपनी सास की बातें सुनकर नेहा का ईगो हर्ट हो जाता है। फिर एक दिन जब नेहा जॉब से वापस घर आती है, तभी देखिए माँ जी, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। फ्रिज में आमरस पड़ा है, तो आप पूरियां बना दो और दाल को तड़का लगाकर चावल भी उबाल दो। अरे ओ नास पीटी, मुझे क्या तूने 22-23 साल की जवान लड़की समझ के रखा है क्या? देख बहू, डॉक्टर ने मुझे पहले ही ज्यादा देर तक खड़े रहने से मना किया है, और ये सारे काम तेरे हैं, तो फिर ये काम मैं क्यों करूं? जा अब जाकर तू ही सारा खाना बना ले। बढ़िया ही मुझे काम पे लगाने वाली। माँ जी, अगर मेरी जगह पर आपकी बेटी होती तो उसे भी आप यही कहती क्या? अरे इस घर में तो किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। कितनी थक चुकी हूँ मैं। मेरी बेटी तेरी जैसी बिल्कुल नहीं है, उसमें कूट कूट कर संस्कार डाले हैं मैंने। अरे वो मेरी तो क्या, अपनी सास की भी कितने अच्छे से सेवा करती है, और तू क्या करती है? बस पैसों की डींगे हाँकती रहती है। अरे तुझमें और अवनीत में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए माँ जी, आपकी बेटी उनके घर पर कोई पैसे नहीं देती, लेकिन मैं अपना काम करके आपके हाथ में घर खर्चे के लिए पैसे देती हूँ। अरे अगर मैं काम पर ही नहीं जाऊंगी तो फिर पैसे कैसे दे पाऊंगी? एक तो बाहर का भी काम संभालो और ऊपर से घर भी संभालो। अरे मैं क्या कोई मशीन हूँ क्या? तभी वहां पर संजीव और साहिल भी आते हैं, और नेहा का ये बर्ताव देखकर सभी को बहुत गुस्सा आता है। बहू, काम करना और जॉब पर जाना ये सभी तुम्हारी इच्छाएं हैं। हम तुम्हें काम पर जबरदस्ती नहीं भेजते हैं। तुम इस घर में बहू बनकर आई हो, और तुम्हारी जिम्मेदारी केवल यही है कि तुम्हें इस घर को और अपनी गृहस्थी को अच्छे से संभालना है। और नेहा, हमारे खाने के कोई लाले नहीं पड़े हैं, या फिर हम पर कोई लाखों का कर्ज नहीं है जो तुम्हें जॉब करना पड़ रहा है। जॉब करना तुम्हारी इच्छा है, और ये करके तुम हम पर कोई एहसान नहीं कर रही हो। समझ गई ना? अरे जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ करता है तो वो उसे बोलकर नहीं दिखाता। इन दोनों को ही देख लेना, इतने पैसे कमाते हैं लेकिन कोई बात बोलकर नहीं दिखाते कि हमने पैसे कमाए हैं और हमारे ही पैसों से ये घर चल रहा है। लेकिन तुझे देख, अरे इतने से पैसे देती है तू घर में, लेकिन तुझमें तो कितना सारा घमंड भरा है। सही कह रही है मनोरमा, हमें तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है बहू। तुम्हें अगर कमाना ही है तो अपने ऊपर खर्चा करो, और घर के लिए खर्चा करना ही है तो उसे प्यार से करो, सुनाने और दिखाने के लिए नहीं। अरे जॉब तो तू अपने लिए करती है और बस डींगे हाँकती रहती है। अरे इससे अच्छा तो तू घर पे रहकर बहू वाली जिम्मेदारी निभाना। तुझे काम पर जाने के लिए किसी ने कोई भी जबरदस्ती नहीं की है, तो ये सब नाटक क्यों कर रही है? अपने ससुराल वालों की सारी बातें सुनकर नेहा को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, और उस दिन के बाद से वो काम पर जाना जारी रखती है,
लेकिन वो अपने पैसों का घमंड करना बंद करके बहू की जिम्मेदारियां बखूबी निभाने लगती है। राखी एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया स्टार होती है। आदिल से शादी के बाद वो अपनी सास कमला के साथ रहती है। एक दिन उल्लाला 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 उल्लाला, मैं हूँ हॉट एंड सेक्सी, छूना न छूना न छूना न छूना न, अब मैं जवा हो गई। अरे वाह राखी बहू, इस लाल साड़ी में तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। ओफो माँ जी, मैं राखी सावंत हूँ और राखी सावंत खुद एक लाल तड़कती भड़कती लौंगी मिर्ची है। सो मैं इस लाल साड़ी में तो अंगार तो लगूंगी ही ना। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी मैं तो पैदा ही हॉट हुई थी। तभी वहां पर राखी की ननंद काजल आती है। भाभी, आपका नया वाला रील तो पूरे इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुका है। ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या तुम भी काजल? अरे इंस्टाग्राम पर तो दिन भर सिर्फ राखी का ही बोलबाला चलता है। राखी सावंत के बिना इंस्टाग्राम किसी काम का नहीं। ऐसे दिन में 100 रील्स वायरल होते हैं मेरे। एक दिन राखी कहीं घूमने जाती है, तभी उसे उसका एक इंस्टाग्राम का फैन मिलता है। मैम 1 सेल्फी प्लीज, प्लीज मैम। फैन अपना फोन अनलॉक करने लगता है, लेकिन कुछ सेकेंड्स तक रुकने के बाद राखी मुंह बनाते हुए एटीट्यूड दिखाकर वहां से चली जाती है। अरे मैम रुकिए तो। मैम। राखी अपनी कार में बैठती है और वहां से चली जाती है। एक रोज जब राखी टीवी पर अपना फेवरेट टीवी शो देख रही होती है, तभी कमला वहां आती है। ओ महारानी, दिन रात बस आराम ही करती रहती है, कभी तो काम धाम किया कर। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? लाओ ये रिमोट मुझे दो, मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखना है। ओ माँ जी, बना दूंगी आपकी भाजी। राखी सावंत कोई एरी गैरी नट्टू खेरी नहीं है, समझिए आप। मैं कोई काम नहीं करूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ आराम करना पसंद है। तुम तो कभी नहीं सुधर सकती बहू। आप जैसे सास के लिए तो कोई सेलिब्रिटी भी ना सुधरे। फिर तो मैं राखी सावंत हूँ। एक टीवी के रिमोट के लिए मुझे कितना सुना रही हो। अरे मैं राखी हूँ और मैं चाहूँ तो पूरे टीवी के शोरूम को खरीद सकती हूँ। तभी उतने में वहां पर आदिल आता है और फिर राखी अपनी ओवर एक्टिंग शुरू कर देती है। आदिल बेबी, तुम आ गए? हाँ राखी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारा चेहरा भी कितना उतरा हुआ लग रहा है। मेरे इस होलिये के पीछे तुम्हारी माँ का हाथ है। उन्हें तो यही चाहिए कि मैं इस घर से जल्द चली जाऊं। अरे राखी बहू, ये सब तुम क्या कह रही हो? मैंने तो ये सब बोला ही नहीं। मैंने तो बस तुमसे टीवी का रिमोट मांगा क्योंकि मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखना था। चाहे ऐसा बोलो या वैसा, दोनों का मतलब एक ही है माँ जी। देखो ना आदिल, तुम्हारी हॉट सी क्यूट सी वाइफी को तुम्हारी माँ कैसे ट्रीट कर रही है। क्या माँ, आप भी प्लीज इस पर चिल्लाया मत करे। अब उसे घर के तौर तरीके में सेट होने के लिए टाइम लगेगा। प्लीज समझिए उस बात को। हाँ, सब कुछ समझने का ठेका तो हमने ही ले रखा है। ये तो बस इस घर में नौटंकी करने के लिए ही आई है। देखा ना आदिल, कैसे तुम्हारे सामने ही मुझे ताने दे रही है माँ जी। ना जाने मैंने कौन सा पाप किया था जिसकी सजा मुझे आज मेरे ससुराल में मिल रही है। किसी ने सच ही कहा है, एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। राखी और ज्यादा नाटक करके कमला को आदिल से डांट पड़वाती है। फिर एक दिन इंस्टाग्राम के लिए राखी रील्स शूट कर रही होती है। राखी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, राखी के गाल गुलाबी नैन शराबी चल नवाबी रे, लेजेंड बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, राखी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अब ये रील तो सीधा इंस्टाग्राम पर जाएगी। बहू, अरे ओ राखी बहू, कहाँ मर गई?
अरे ओ बुढ़िया, मैं रील्स बना रही हूँ। क्या कहा? बुढ़िया? हाँ तो जवान लोंडी कहूँ आपको? ओ बुढ़ी हो चुकी हो तो बुढ़िया ही कहूंगी ना। अपनी बकवास बंद कर और ये नाच गाना छोड़कर जल्दी से सारा काम कर ले। नहीं, राखी सावंत किसी की गुलाम नहीं है, इसीलिए मुझ पर हुक्म मत चलाइए माँ जी। राखी सावंत तो खुद दूसरों पर हुक्म चलाती है, क्योंकि मैं हूँ। आई बड़ी, मैं हूँ, बकरी कही की। एक रात आदिल राखी के करीब जाता है। राखी बेबी, बहुत दिन हो गए, चलो ना, अब मुझे जल्दी से लव डोज दे दो। अरे बाप रे, ये लव डोज क्या होता है? मैंने तो मोमोज सुना था, लेकिन लव डोज? मार्केट में कुछ नया आइटम माल आया है क्या? अरे मेरी हद से ज्यादा भोली बीवी, लव डोज का मतलब जादू की किस्सी। चलो जल्दी से मुझे एक किस्सी दे दो, गाल तरस गए हैं मेरे अब। ओह गॉड अदिल, बोर मत करो। ऐसा क्यों कह रही हो राखी जानू? अरे तुम्हें तो रोमांस का आर भी नहीं आता और तुम चले मुझसे रोमांस करने? जाओ पहले रोमांस करना सीख कर आओ, फिर आना राखी के पास। क्या रोमांस को सीखा भी जाता है क्या? रोमांस मतलब गहराई वाला प्यार। तुम जैसे लल्लू पल्लू को क्या समझेगा? मैं एक लव स्कूल की टीचर रह चुकी हूँ, बच्चों को लव लपाटा करना सिखाती थी मैं, इसीलिए मुझे सब कुछ अच्छी तरह से पता है। अरे वाह, तुम तो काफी पहुंची हुई लग रही हो। यस माय डियर पतिदेव, राखी सावंत तो हर एक चीज में पहुंची हुई ही है, बस तुम्हें ही नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रोमांस करना सिखाती हूँ। हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए से बहारों में ले चलूं। राखी एक मिनट। ओफो, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता मेरे लंगूर पति, तुम तो चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारे साथ कोई रोमांस नहीं करना। पाव भाजी के पैच की बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह से। जाओ पहले किसी लव स्कूल में जाकर लव करना सीखो, फिर लब से लब मिलाना। फिर एक दिन काजल को देखने के लिए लड़का आने वाला होता है। तभी काजल अच्छे से सज धज कर तैयार बैठती है। वाह मेरी बिटिया रानी, तू तो आज एकदम राजकुमारी जैसी लग रही है, अपनी भाभी से भी ज्यादा सुंदर। क्या? अरे माँ जी, अपनी बेटी की शक्ल देखिए, गोबर जैसी शक्ल है इसकी और चेहरे पर आटा थोपा हुआ लग रहा है। मेकअप करना तो सिर्फ राखी सावंत को आता है। भैया देखो ना भाभी को, क्या बोल रही है मुझे ये? क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? अब हो तो हो, ऊपर वाले ने तो मुझे एकदम फुर्सत से बनाया है, लेकिन बाकी लड़कियों को बनाते वक्त शायद बोर हो चुके थे और तुम्हारे वक्त तो सो ही गए थे शायद। बस करो राखी, बहुत हुई तुम्हारी बदतमीजी। मैं चुपचाप रहकर तुम्हारी साइड लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त अपनी दादागिरी चलाओगी। सच तो ये है कि मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो आदिल? आदिल खान दुर्रानी, तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? हाँ, जो लड़की मेरी माँ और बहन की इज्जत नहीं कर सकती, उसे मैं अपनी लाइफ से बाहर फेंक देना चाहता हूँ। मुझे डिवोर्स चाहिए और ये रहे डिवोर्स पेपर्स। ये तुमने अच्छा नहीं किया आदिल, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी नानी नाना फूफा फूफी गूफी मूफी सब याद दिलाकर रहूंगी। तुम्हें क्या लगता है मेरा कोई नहीं है? अरे मीडिया में बवाल कर दूंगी मैं, बस तुम देखते रहो। अब राखी जाकर मीडिया पैप्स के सामने रोने धोने का नाटक करने लगती। मैं बर्बाद हो गई गाइस, मेरी दुनिया उजड़ गई। आदिल खान दुर्रानी मेरे शौहर, वो मुझे डिवोर्स की धमकी दे रहे हैं, जबकि मैं एक अच्छी बीवी, बहू और भाभी हूँ।
देश की जनता देख रहे हो ना, मुझ जैसी अबला नारी के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। महिला मंडल में जाऊंगी। मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया है। फिर महिला मंडल की सारी औरतें राखी के सपोर्ट में आकर आदिल के घर घुसकर उसे और उसकी फैमिली को खूब मारने लगती है। अरे नहीं, आप लोग मेरे पति और फैमिली को मत मारिए। मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। राखी के कहने पर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब तो बाज आ जाओ, माफी मांगो और फाड़ दो ये पेपर्स, वरना राखी सावंत की पहुंच दुबई के बुर्ज खलीफा तक है। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। हाँ मेरी माँ, माफ कर दो मुझे। फिर आदिल उन डिवोर्स पेपर्स को फाड़ देता है। बना दिया ना सबका हलवा, इसे कहते हैं राखी सावंत का जलवा।